कॉमर्स हो। क्या डिफरेंस होता है? सर कॉमर्स हम लोग कहते हैं कि बिजनेस को लेन देन करने में, ई कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक चीज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? मॉडल्स होते हैं B2B वाले। नहीं, मॉडल तो होते हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? ऑनलाइन शॉप, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही होती है। ई कॉमर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि खाली, अब जैसे अगर आप लोग भी वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, इस टाइप की चीज सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, तो वो भी ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल लोगों ने पढ़े थे, B2C मॉडल था, B2B मॉडल था, C2B मॉडल था, C2C मॉडल था। ठीक है, अच्छा, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल जो होते हैं, जो रियलिस्टिक अप्रोच जिसको कहने होती है, वो B2C मॉडल होता है, B2B मॉडल होता है। B2C मॉडल याद है सबको? B2C मॉडल क्या होता है? कस्टमर, सही है। B2B मॉडल बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। C2B C2 वो तो अलग है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और C2C तो बिल्कुल ही रियलिस्टिक है। कंज्यूमर कॉलेज वाला। अच्छा, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स याद है? यस यस, मार्केट रीच, कन्वीनियंस एंड इजीनेस, lower operating cost, direct access to consumer, available 24/7 और automated process। ठीक है, challenges, अच्छा, Amazon के एल्गोरिथम्स मालूम है किसी को क्या आते हैं? क्या है, कौन से एल्गोरिथम्स के ऊपर Amazon चलता है? रैंकिंग एल्गोरिथम्स का ना एक कोड होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये अभी नहीं, ये इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे यूज करते हैं तो वहाँ काम आ जाती है। एल्गोरिथम्स होते हैं Amazon के, तो पहले Amazon के जो एल्गोरिथम्स होते थे वो होते थे A9, अब चल रहा है A10, A10 हो गया, अपग्रेड हो गया। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है कि Amazon पे जितना भी ट्रेंड होता है ना, यानी कि Amazon की जो भी समझे, Amazon एक तरीके से परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस का मतलब ये, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है कि दो लोग हैं, सही है, एक वो है जो जरा सा बीमार होता है उसको एंटीबायोटिक दे देता है, सही है, दूसरा वो है जो दवाइयाँ नहीं खाता कभी भी। अब दोनों को फर्ज करें फीवर हो गया, दोनों को फर्ज करें इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, दोनों को जब दवाइयाँ देंगे तो दोनों पे अलग अलग तरीके से असर करेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली दवाई यूज कर रहा होता है ना, उसकी बॉडी जो होती है ना, दवाओं से इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती, उसके अंदर रेजिस्टेंस बन जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा दवाइयाँ खाता ही नहीं है, उसको दवाई देंगे तो फौरन असर करेगी। इसी तरीके से Amazon का एल्गोरिथम भी चलता है। अगर Amazon के एल्गोरिथम में कोई चीज आप ऐसी लगा रहे हैं कि अगर आप अपने अकाउंट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, उसका नुकसान ये होगा कि आप उसको सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा फिर, चाहे वो फिर मार्केटिंग की साइड हो, चाहे वो अकाउंट मैनेजमेंट हो या दूसरे ट्रेंड हो। और दूसरी चीज ये कि अगर आप उसको बड़े तरीके से और सही तरीके से Amazon की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, फिर आपको मसला नहीं आएगा, फिर अगर कोई मसला होगा वो वहीं पे टैकल हो जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस की, अच्छा, कोशिश ये करें आप लोग ना अपने एंड पे, हमारे कोर्स में तो नहीं है, ये alibaba.com है ना जी, इसकी वीडियोस वगैरह भी ना YouTube वगैरह से कहीं से देख के इसको भी साथ साथ सीखते रहे। अलीबाबा का फायदा ये है कि अलीबाबा से होती है सोर्सिंग, और सोर्सिंग सिर्फ Amazon की नहीं होती है, हर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही होती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हो रही होती है। इसमें इवन फिजिकल और ई-कॉमर्स जो डिजिटल स्टोर होते हैं, जो हमारा ई-कॉमर्स का स्टोर होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसकी जितनी जॉब्स आती है ना वो बहुत जबरदस्त आती है। इवन ऐसी ऐसी जॉब होती है कि यूरोप से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ जॉब आई हुई किस चीज की, सोर्सिंग की और इस टाइप की चीज, तो वो सप्लाई चेन की डोमेन के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आप खाली इस चीज को सीख लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोर्सिंग करनी होती है। सोर्सिंग का मतलब ये सप्लायर से बात करनी है, नेगोशिएट करना है और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदना है उससे। होलसेल में अलीबाबा कोई यूज नहीं करते। होलसेल में, अच्छा, बहुत सारे लोग, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे थे कि अलीबाबा से खरीद सकते हैं। देखिए बात ये है, होलसेल का जो मॉडल है ना हमारा, वो मॉडल ये है कि अगर हम यूएसए के अंदर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, तो हम यूएसए से ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे, सही है। हमारे इस प्रोसेस के अंदर ना कोई भी समझे वो नहीं आती, जो लॉजिस्टिक्स हो गई या इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप की चीजें आ गई ना, लॉजिस्टिक्स तो होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग जो भी परचेजिंग करेंगे ना, अगर यूएसए में बेचना है तो यूएसए से ही खरीदेंगे। अब अगर आप अलीबाबा से खरीदते हैं ना, अलीबाबा से खरीदने में नुकसान क्या है कि आपको
इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और सारे कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग, सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा पूरे प्रोसेस से। तो इसलिए हम लोग अलीबाबा से नहीं करते। और प्राइवेट लेवल में करते हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर करते ही हम यहाँ से। जो हमारा 90% बिजनेस है वो अलीबाबा से हो रहा था। उसकी वजह क्या होती है? अलीबाबा से इसलिए हम लोग खरीदते हैं क्योंकि ये चाइनीज सप्लायर होता है। ये जो कॉस्ट हमें देता है ना, वहाँ पे तो हम अपना ब्रांड बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल दे दूंगा आपको, इसमें अच्छा वो भी आपने पूछ लिया, बहुत लोग इस पे सवाल करते हैं। अब लोग बोलते हैं होलसेल में हम अलीबाबा से नहीं कर सकते क्या? अलीबाबा से कर सकते हैं, लेकिन वो होलसेल का मॉडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होलसेल के अंदर आप ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑलरेडी ब्रांड है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट करें एक्वाफिना है, उसकी जो बॉटल है उसकी एग्जांपल देते हैं। उसका जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो तो यहाँ नहीं होगा, वो होगा यूएसए के अंदर होगा, किसी दूसरे कंट्री के अंदर होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्वाफिना का पानी बेचना चाह रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन बेच रहा हूँ या ऑफलाइन कहीं से भी बेच रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे बेचना है, मुझे उससे पहले ब्रांड से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मुझे अलाउ करो ताकि मुझे पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट हो, ताकि मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो बेचूं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं पाकिस्तान में जो एक्वाफिना की कंपनी है उसके पास चला जाऊँ या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाऊँ, दोनों एक ही ट्रीट कर रहे हैं। या फिर मैं उनके हेडक्वार्टर में कॉल करूँ और जाने के बाद मैं यूएसए से बॉटल मंगवाऊँ। यूएसए से सही है, और यूएसए में बेचनी है हमें तो। नहीं पाकिस्तान में नहीं, बेचनी है। पाकिस्तान से लेंगे सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो एक चीज मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है तो मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है? वहां जाके कस्टम क्लियरेंस में फंस जाऊंगा। उसके बाद ये कि मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग तो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले जो है उन्होंने तो यहीं पे अपने प्लांट लगाए हुए, यहीं पे सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां से मंगवाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी उस चीज की। तो इस वजह से अलीबाबा जो होता है ना, वो चाइना से सोर्सिंग करने के काम आता है सबसे ज्यादा। वो ऐसे नॉर्मल हालात के अंदर हम लोग यूज नहीं करते। होलसेल के अंदर हम लोग ब्रांड अप्रूवल्स देते हैं और उसी मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, होलसेल की अगर बिगर पिक्चर देखें तो बिगर पिक्चर क्या होगी होलसेल की? यानी होलसेल बिजनेस मॉडल समझ में आ गया ना सबके होलसेल का? होलसेल का जो मॉडल है उसकी बिगर पिक्चर क्या हो सकती है? बिगर पिक्चर का मतलब ये कि ऐसी चीज कि हमने अमेज़न पे स्टार्ट तो कर दी, लेकिन अब हम अमेज़न की डोमेन से बाहर आ रहे हैं, अमेज़न से निकल रहे हैं, अब हम अमेज़न पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, अपना स्टोर बना लेते हैं, खुद का स्टोर बना लेते हैं। अलीबाबा तो उसका एफबीएम भी कर फिजिकल सकते स्टोर हैं। की बात करें? नहीं, ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन तो बना हुआ है ना पहले से अमेज़न में। तो उसका एफबीएम भी कर सकते हैं। तो एफबीएम करके क्या फायदा होगा? बिग तो एफबीएम में भी रहे, बिग एफबीएम में भी रहे। छोटे सप्लायर को देंगे शायद, ये तो इनफीरियर है। छोटे सप्लायर मतलब तो हम सप्लायर बन जाएंगे, सप्लायर बन के सप्लायर्स को देंगे। बिल्कुल। होता ये है कि जब वो अप्रूवल लेते हैं ना एक ब्रांड से, स्टार्टिंग तो हम एक बहुत छोटे लेवल से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड की अप्रूवल आ गई है, थोड़ा थोड़ा करके आपने सेलिंग स्टार्ट करी, आपने अमेज़न पे बेचना शुरू किया, अमेज़न पे आपने सही तरीके से सेलिंग स्टार्ट कर दी कि आपने अच्छी खासी यूनिट्स महीने के उस ब्रांड के सेल करना स्टार्ट कर दिए, फिर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी टच कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द ब्रांड अप्रूवल आपके पास मौजूद है। ब्रांड अप्रूवल याद है? मेरा मतलब ब्रांड अप्रूवल किस तरीके से मिलती है, किसको मिलती है ब्रांड अप्रूवल? डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कंपनी को मिलती है। जो हमारी एलएलसी होती है ना, जो हमारी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, अप्रूवल हमेशा उसको मिलती है। तो उसी कंपनी के नाम पे हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है? जब भी किसी ब्रांड से हम लोग बल्क में बाइंग कर रहे होते हैं ना, उसके बाद वो हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब ये कि वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है अपने प्रोडक्ट्स का। अब बहुत सारे लोग करते क्या है कि अमेज़न से ऐसी केसेस एग्जांपल्स हैं जो अमेज़न से जिन लोगों ने स्टार्ट करा, ब्रांड के साथ काम करना स्टार्ट किया, बाद में उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन उनको जब मिलती है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है तो किसी सिटी की मिल गई, किसी स्टेट की मिल गई, तो जब उन्हें उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई ना, तो वहाँ पे वो लोग फिर वेयर हाउस लेके पार्टनरशिप्स करके वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर ब्रांड के पास कोई भी ऑर्डर आता है कि टेक्सास के अंदर एक बंदा आया कि मुझे आपसे प्रोडक्ट खरीदनी है, तो ब्रांड खुद डायरेक्टली डील नहीं करता, बोलता है ये डिस्ट्रीब्यूटर से जाके खरीद लो आप। उससे फायदा क्या होता है कि उसकी जो सेलिंग होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अमेज़न पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता, अमेज़न से भी बाहर निकल जाता है। सर, वो जो सेलर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है फिर। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो फिर ब्रांड से खरीद रहा होता है और वो बल्क में सेलिंग कर रहा होता है। समझ में आ गया? सर, तो हमें हम भी उन्हीं से ले सकते हैं सेलर से? बिल्कुल ले सकते हैं। हमें दे देंगे वो?
दे देंगे, वो और देने के लिए तो खरीद रहे हैं बल्क में बल्क ज़्यादा। में, बिल्कुल। वो फिर अमेज़न से भी कैसे? बाहर निकल जाते हैं, वो सिर्फ उस ब्रांड के लिए काम कर रहे होते तो हैं, फिर मतलब उस ब्रांड के साथ काम कर रहे होते उनके हैं। नाम से हम उनको सर्च करें क्रोम पे, फिर उनको होता यही है, जैसे हम लोग अप्रूवल लेते हैं ना ब्रांड में, अप्रूवल उनसे वैसे ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, देखिए एक मिसाल है, अगर आपकी कंपनी है, 10 लोग आपके पास हैं, उन 10 में से एक बंदा ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस ला के दे रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहा है और पूरा बिजनेस आपने चला रहा है, पूरे मॉडल के ऊपर अगर वो काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी नज़रों में आएगा। जी जी उसके बाद ये होता है कि उससे लोग पर्सनल रिलेशन भी बना के रखते हैं, पर्सनल रिलेशन का मतलब क्या है, लिंक्डइन पे वो करके रखते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अटैच रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बिजनेस ला के दे रहा है, तो उसी को ये प्रिविलेज मिल जाती है कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल मिल जाते हैं, जाते हैं। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो हमें कैसे मिलेंगे? वो उस वक्त मिलेंगे जब बल्क बाइंग करेंगे, एक दिन में नहीं मिलते हैं, इसमें कम से कम 2-2 3-3 साल लग जाते हैं लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो सब सवाल पूछते हैं होलसेल के अंदर कि इसकी बिग पिक्चर क्या है, तो ये इसकी बिग पिक्चर है। उन्होंने आपसे क्या सवाल किया था? उन्होंने मुझसे बोला था एलएलसी एलएलसी पे काम करना मतलब बेहतर है या नहीं, और वो यूएसए से खरीद रहे थे। मैंने तो उनसे ये वाली डिटेल पूछी नहीं ना, मैंने उनको बस ये बता दिया कि एलएलसी होलसेल के मॉडल पे वो बोले थे ना काम कर रहे होलसेल के मॉडल हैं, पे। होलसेल के मॉडल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने नहीं बताया था कि यूएसए से खरीद रहे हैं या नहीं नहीं ये खरीद रहे नहीं। हैं। यूएसए से होलसेल का मॉडल होगा तो यूएसए से ही खरीदेंगे। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये कि यूएसए से अगर खरीद रहे हैं तो अगर एलएलसी नहीं होगी ना तो उनके ऊपर टैक्स बहुत लगेगा, क्योंकि उनके पास रीसेलर सर्टिफिकेट और सेल्स परमिट नहीं होंगे, सही। तो इसलिए एलएलसी होना पर जरूरी जो वो है। पहले काम कर रहे थे, जो उन्होंने बताया, तो वो बिना एलएलसी के भी कर रहे थे, उनके सेलर कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास टैक्स बहुत लग रहा होगा। एलएलसी पे अगर काम करेंगे ना, टैक्स भी लग रहा है, और उनको वो डर भी है कि किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है, वायलेंस वो आ सकता है, कुछ भी वायलेशन। नहीं, अकाउंट सस्पेंड होना होगा ना, अकाउंट अगर सस्पेंड होना होगा एलएलसी वाला भी हो जाएगा। अच्छा। पहली बात तो ये ऐसा नहीं है कि एलएलसी पे जो अकाउंट बना हुआ सस्पेंड ही नहीं होता, वो भी पॉसिबल है, लेकिन एलएलसी के चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी पे एक अकाउंट रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो इतना आसानी से सस्पेंड होता नहीं है, पाकिस्तानी डिटेल वाला जल्दी हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि उनको बोला कोई अकाउंट हेल्थ ही ऐसी है, अकाउंट हेल्थ सही है तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर अकाउंट हेल्थ में घुसता है तो फिर सस्पेंड हो सकता है। वो डिफरेंट वो कैसे पता चलेगा अकाउंट में? वो परफॉर्मेंस टैब होता है, वहां पे जाके चेक करते हैं। एक मिनट। असल में वो जो दिन सर आए हुए थे ना, उनके साथ अकाउंट रजिस्ट्री चेक नहीं करी थी, क्योंकि उनके अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं था, वो उन्हें दिया हुआ था किसी ने एक्सेस, तो उसमें अकाउंट चलती नहीं थी। क्या नाम? करेंगे उसी कंट्री से, जो बेसिक प्रोसेस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। .in से होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेलिंग भी पे इंडिया में करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खाली वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो तो अभी आपको ना आएगी ना, इससे भी लग सकता है सर, ऑडियो में ये लगा दें स्पीकर। नहीं वो माइक का है, उस पे माइक नहीं चलता, ये नहीं चलाएगा। खाली इसके अंदर जो चीज देखने वाली है ना इम्पोर्टेंट, वो अकाउंट हेल्थ देखना है। ये अकाउंट हेल्थ की टैब पे ना रेटिंग होती है, ये आपके अकाउंट के स्टेटस को बता रहा होता है। अच्छा, वो मैं ऐसे बता देता हूँ, परफॉर्मेंस का टैब होता है, वहां से मिल जाता है, ये अभी आगे दिखा भी देंगे। अकाउंट हेल्थ रेटिंग का काम ये होता है कि वो आपके अकाउंट की पोजीशन बता देता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है। अच्छा, हेल्थ किस चीज में बता रहा होता है कि अगर आपके अकाउंट पे कोई कंप्लेन आई हुई होती है, कोई वायलेशन होती है ना, तो वो अकाउंट हेल्थ को आपकी कम कर रहा होता है, वो रेड की तरफ शो कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट, अच्छा यहाँ पे भी वो ये दिखा रहा होता है कि ग्रीन पे है तो वैसे ही मसला नहीं है, हेल्दी अकाउंट है, लेकिन ग्रीन में भी अगर यहाँ पे है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, अगर यहाँ पे तो थोड़ा कम है, यहाँ पे आ गया तो फिर ये येलो पे मिड है, और रेड पे तो बिल्कुल ही ऊपर, ये रिस्क पे और अनहेल्दी।
अच्छा यहाँ पे ना फिर नीचे एक टैब भी आता है डिफरेंट ना, यहाँ पे वो डिटेल्स दे रहा होता है आपको, यहाँ पे वो डिटेल्स बता रहा होता है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन आई हुई है अकाउंट हेल्थ के टैब के अंदर ही, तो वो कंप्लेन किस तरफ आई हुई है। हो सकता है ओडीआर का मसला हो, ओडीआर बोलते हैं ऑर्डर डिफेक्ट रेट वगैरह, तो डिफरेंट टाइप के मसले आ सकते हैं। ये देखिए सेलर सेंटर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेन्यू पे जाके परफॉर्मेंस पे गए, परफॉर्मेंस पे जाने के बाद अकाउंट हेल्थ के टैब पे इन्होंने क्लिक किया। अब ये देखो कहाँ गए? यहाँ पे तीनों आ रहे होते हैं, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस या शिपिंग परफॉर्मेंस, तीनों। और यहाँ पे जो पॉलिसी कंप्लायंस होता है ना, यहाँ पे वो अकाउंट हेल्थ को शो कर रहा होता है कि अकाउंट हेल्थ इस वक्त कितनी चलेगी। अब यहाँ पे स्कोर आ रहा होता है, ये वाला जो होता है, ये रेड वाली मार्किंग जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद फिर बिल्कुल लास्ट वाला जो उसका बार है वो अकाउंट हेल्दी शो कर रहा है। और यहाँ पे जितना भी डेटा शो हो रहा होता है ना, ये 180 डेज का शो हो रहा होता है, और यहाँ पे वो आपको डिटेल्स दे रहा होता है, कुछ मैट्रिक्स बनाई हुई होती है। अगर यहाँ पे कंप्लेन आई हुई होगी ना, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखा होता है कितनी कंप्लेंट्स आई हुई है। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि मसला कितना है। समझ आ रहा है ना अकाउंट हेल्थ का काम क्या होता है? यस समझ आ रहा है ना? यस। अच्छा अकाउंट हेल्थ के अंदर मेन चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो यही होती है। अच्छा एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, भले कोई नया आपके पास क्लाइंट है या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट के केस में ना ये सबसे ज्यादा होता है। होता क्या है क्लाइंट के केस में कि कभी भी कोई नया क्लाइंट आपके पास ऑनबोर्ड होता है ना, तो कभी ऐसा नहीं है कि उसका अकाउंट लेके स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले उसका अकाउंट ऑडिट करें। ऑडिट करने का मतलब ये कि 2 3 चीजें उसको चेक करनी होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, वो ये अकाउंट हेल्थ वाला सेक्शन होता है। होता क्या है कि क्लाइंट को पता नहीं होता अकाउंट कोई और चला रहा है, अकाउंट उसका जो हेल्थ का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा था ना, जैसे ग्रीन था, येलो था और रेड था, वो रेड पे आया हुआ होगा पहले से। आप सीधा सीधा अकाउंट चला रहे होते हो, पहले उसका अकाउंट उस पे होता है, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो फिर आपके गले आ जाता है कि आपकी वजह से हो गया। तो बेहतर ये है कि पहले अकाउंट जब ऑनबोर्ड कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसका अकाउंट हेल्थ वगैरह देख के उसके स्क्रीनशॉट उसको भेज दें, बोले कि तुम्हारे अकाउंट में ये मसला चल रहा है, सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। फिर वो बोले ठीक है कोई मसला नहीं है आगे, ताकि उसको बता दें। ऐसा ना हो कि अकाउंट सस्पेंड हो जाए फिर उसको पता लगेगा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर मसला है। अच्छा ये तो सारी बेसिक डिटेल है, इसकी इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है, बेसिक सबको क्लियर है। Yes. ये वाली स्लाइड्स के तो अंदर अगर किसी अकाउंट के अकाउंट हेल्थ कम हो तो फिर उसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? यहाँ पे ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है ना, यहाँ पे नीचे रीजन आ रही होती है किसकी वजह क्या है, सही है। अब जैसे कि उन्होंने जो सर आए हुए थे लास्ट क्लास में, उन्होंने एक बात बोली थी ओडीआर वाली, कि ओडीआर की वजह से, ओडीआर क्या होता है, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक केस है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट है आप एफबीएम कर रहे हैं, या आपका सेलर जो भी आप क्लाइंट है वो एफबीएम कर रहा है, ठीक है। अब उसने प्रोडक्ट रखी हुई अपने पास, अब लोग ऑर्डर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और वो जब पहुंचती है ना तो उसका ओडीआर बड़ा बार है। ओडीआर का मतलब कि 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि वो जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचती है तो उसके अंदर कोई मसला होता है, टूटी हुई है, सही नहीं काम कर रही, तो कस्टमर ओडीआर का क्लेम कर देता है, तो उसकी वजह से भी अकाउंट इफेक्ट होती है। अब उस केस में इलाज क्या है? इलाज ये है कि 2 3 फेक ऑर्डर्स जनरेट करवाते हैं। फेक ऑर्डर किस तरीके से जनरेट कराते हैं कि एफबीएम पे तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन फेक ऑर्डर्स जो जनरेट कराते हैं ना, कोई भी बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं, खाली बॉक्स छोड़ दिया,
उसके ऊपर सिर्फ एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट करवा दी, किसी दोस्त से या किसी से ऑर्डर करवा लिया, उसने ऑर्डर बाय किया, खाली बॉक्स आपने उसको भेज दिया, उसके बाद ऑर्डर आ गया, उसने आपको 5 स्टार रेटिंग दे दी कि कोई मसला नहीं था, तो आपका जो ओडीआर होगा ना वो कम होता रहेगा। इसी तरीके से जो भी यहाँ पे मसला आपको नजर आएगा ना, फिर आपको उस मसले के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि सबका कोई यही ही सोल्यूशन है कि इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सारे केसेस अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि आपको इन्वेंटरी इंस्पेक्ट करानी पड़ती है अमेज़न पे, कि आप इन्वेंटरी इंस्पेक्ट कर लें, वहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, वो देखते हैं कि नहीं इन्वेंटरी में कोई मसला नहीं, वो क्लेम हटा देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस होते हैं। अच्छा, हमारे जितने मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर जो हमारा होलसेल का मॉडल था, जो अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अगला वाला हमारा ये होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज समझे 95% सेम है, सिर्फ 5% का डिफरेंस है, वो भी ये कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो होलसेल के अंदर हमारा कोई मॉडल रिपीट कर सकता है होलसेल का, क्या था मॉडल? सर आपने जो मॉडल लेगा बोला उसको उसी ब्रांड से ही आपने अपने ब्रांड नहीं लगाना उसके ऊपर, उसी नाम से ही आपने अपने रीति से स्टार्ट कर देना अपनी एलएलसी के थ्रू। अच्छा ठीक है, ब्रांड से अप्रूवल लेके सेलिंग करना शुरू स्टार्ट या सेल डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल। सही है। अच्छा, होलसेल के लिए और ये कंडीशन है, जी सर। कंडीशन क्वांटिटी आपको कंपनी नेम चाहिए होगा, सही है, रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग वगैरह इसकी ऑलरेडी बनी हुई होगी ना। सही है। और एफबीए मॉडल नहीं जरूरी FBA नहीं है, एफबीए दोनों हो सकता है, हम ज्यादातर जो काम करेंगे वो एफबीए के ऊपर करेंगे, मॉडल दोनों हो सकता है, ठीक है। सर इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL क्या करता है? सर वो सर हम जो आपके होलसेल से अपना प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं 3PL जो है वो उसको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैक वगैरह पैकेजिंग ठीक है, पैकेजिंग कर रहा है उसकी, और उसके ऊपर जो लेबल्स होते हैं ना वो लगा रहा है। लेबल्स कितने टाइप के होते हैं? सर दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है बड़ा कॉटन के जो लगता है और एक अंदर वाला पीस लगता है, दोनों उसके अंदर जो यूनिट एक यूनिट को पूरा लगता है और एक छोटे जो अंदर सही है। पीस उन पे लेबल्स लगता के है। नाम क्या होता है? जो हमारे सेलर का नाम जो होगा वो नहीं नहीं, नहीं सेलर का label, होगा, label। सेलर जो है ना उसका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सेलर का क्या होगा? मतलब जो हमारा यूनिट चल रहा है तो हम अपना नाम रखेंगे ना फिर उस पे पैकेज या उसका नंबर एक कोड होता है। देखें, दोनों कोड जो होता है ना वो अभी हम लोगों ने शिपिंग प्लान बनाया नहीं है, शिपिंग प्लान में बता दूंगा कैसे बनता है। लेकिन दो लेवल होते हैं, लेवल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जी एक लेवल होता है उसको बोलते हैं FNSKU लेवल या आइटम लेवल, जो इंडिविजुअल आइटम के ऊपर लगता है, ये दोनों नाम है। और सेकंड जो लेवल होता है वो बॉक्स लेवल होता है, जो मेन बॉक्स के ऊपर लग रहा होता है। दोनों अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। अच्छा, होलसेल के लिए सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है? यूएस यूएसए की अच्छी मार्केट है। सारी में ब्रांड ज़्यादा कवर बड़ी का क्या मतलब है? ज़्यादा मतलब कवर हम लोग यूटिलाइज कर रही है कोई वर्ड को, इसे एक तरह से यूएसए की मार्केट जो है बड़ी World Trade मार्केट है Center ना। वहीं पर ही हमारा बस नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वहां पे सबसे हमने अकाउंट बना। सर बड़ी मार्केट है यूएसए की तो मेरा ज़्यादा कंट्रीज जो है ना वो कवर नहीं, कंट्रीज कैसे ज्यादा कवर हो रही है? यूएसए के अंदर 3 कवर हो रही है, यूएसए के अंदर यूएसए कवर हो रहा है, मैक्सिको हो रहा है, कनाडा हो रहा है, ठीक है। और यूरोप के अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने भी मुल्क है सब उसके अंदर कवर हो रहे हैं, तो ज्यादा तो उसमें कवर हो रहा है ना यूरोप के अंदर। पर सर वहाँ अच्छी है ना। यूरो की करेंसी है ना, यूरो वाली जो होती है वो यूएसए से ज्यादा महंगी है डॉलर। वहाँ सर एक कस्टमर बड़ा ज़्यादा है। रीजन कवर हो रहा है अमेरिका वाली यूएस वहाँ वाली में, online इसमें shopping ज़्यादा यूरोप है। तो छोटा सा है। सुपर पावर नर्सरी मतलब से जब चाइना सर वहाँ ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग होती है। देखिए यूएसए में होलसेल के अंदर ना मार्केट बहुत बड़ी है, ये बात सही थी जी। सर हमने ये बताया था सर लैमिनेटेड लिमिटेड होती है यूएसए में और यूके में जो है वो लिमिटेड नहीं होती।
वो कंपनी का नाम है। लायबिलिटी तो हर जगह लिमिटेड होती है, जहाँ पे कंपनी के आगे लिमिटेड का वर्ड लग जाएगा ना, इवन पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज होती है ना जिनके अंदर आगे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगा हुआ होता है, तो दोनों पे लायबिलिटी वहाँ पे भी लिमिटेड होती है। जहाँ पे लिमिटेड का वर्ड ही है, यूएसए के अंदर मार्केट बहुत बड़ी है। बड़ी मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सुपर पावर है या करेंसी अच्छी है। बड़ी मार्केट का मतलब ये कि वहाँ पे ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, ब्रांड यूएसए के अंदर, और जो सेलर्स है ना वो बायर्स जो है सॉरी वो भी बहुत ज्यादा है। यानी कि आपको ब्रांड अप्रूवल के चांसेस भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे और वहाँ पे सेलिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसकी वजह ये यूएसए का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसकी वजह ये कि वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो नए बिजनेस नई कंपनी आ रही होती हैं, वो जितनी यूएसए के अंदर आती है ना उतनी दुनिया में कहीं पे और नहीं आती। इस वजह से जो वहाँ पे ब्रांड्स और ये सारी चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फर्स्ट वाला जो था हमारा मॉडल प्राइवेट लेवल था। अच्छा, प्राइवेट लेवल में बार बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट लेवल हमारा कोई काम नहीं है इससे, लेकिन प्राइवेट लेवल को समझना आप लोगों को इसलिए जरूरी है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं करें उससे। क्योंकि जब भी आप लोग इंटरव्यू में बैठेंगे ना, ये जो सवाल है ना कि अलीबाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस टाइप के सवाल जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, यही वो सवाल है जिस पे आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज करेगा हमेशा, इस टाइप के सवालों पे। तो इसलिए प्राइवेट लेवल का मॉडल याद है सबको? क्या था? तो उसमें हम सर हम अपना ब्रांड डेवलप करते हैं सर। अपना ब्रांड नेम होता है। करवाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कराएंगे? सर खुद करते हैं ना, ब्रांड है। कहाँ से? सर खुद का अपनी खुद की होगी या मतलब हम खुद ही इसको सब चीजें खुद हैंडल, अपने हैंडल से। ठीक है, सब कुछ सर एडवर्टाइजमेंट में खुद करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कराते हैं ज्यादातर? चाइना से चाइना में कराते हैं, चाइना जाके कराएंगे। अलीबाबा ठीक है, अलीबाबा से कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर? सर सब कुछ खुद करते हैं, मार्केटिंग, लिस्टिंग क्रिएशन से लेके एड्स चलाने तक सारी चीजें हम खुद अपने हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस मॉडल में होता है या होलसेल में होता है? सर प्राइवेट लेवल में ज़्यादा प्रॉफिट रिस्क भी ज्यादा है सर, रिस्क भी सबसे ज्यादा है और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है। और इसके अंदर हमारे पास एक और चीज होती है जो होलसेल में नहीं होती। मैंने एक दफा बताया था, एक दफा नहीं 2-3 दफा बोला। फ्लेक्सिबल एसेट वही तो पूछ रहा हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं, वो ऐसी चीज है जो लिखा हुआ नहीं है। एक चीज होती है हमारे पास, क्या है वो चीज? प्राइवेट लेवल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने ब्रांड अपना ब्रांड ब्रांड बना रहे हैं। जी के लिए टेक्नोलॉजी तो हमारे पास ऑलरेडी होती है उसकी। वो तो सही है, लेकिन उसका एक नाम था, एक टर्म था जो अमेज़न में यूज होती है, वो क्या थी? एप्लीकेशन मॉडल है। प्राइवेट लेवल के अंदर हमारे पास एक चीज होती है जो होलसेल में नहीं होती, वो चीज होती है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब ये ऐसी कि ब्रांड की रजिस्ट्रेशन या ब्रांड के जो राइट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं और होलसेल में वो आपके पास नहीं होते। ठीक है, होलसेल का मॉडल क्या था? डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से उसके राइट्स लेके सेल करना। राइट्स नहीं लेते थे, प्रोडक्ट लेते थे। प्रोडक्ट लेते हैं। राइट्स लेने का मतलब ये है कि अगर आपके पास राइट्स आ गए तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ओनर यूज कर सकता है। आप वैसे नहीं कर सकते, लेकिन आप रीसेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, रीसेलिंग के राइट्स लेके कर सकते हैं। और यूएसए में सेल कर रहे हैं तो यूएसए से ही लेंगे। और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं और अलीबाबा पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होती। ये बात मालूम है सबको? यस, अलीबाबा पे सिर्फ एक प्रोडक्ट जो अलीबाबा में और दूसरी जगह पे डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, अलीबाबा आपको प्रोडक्ट सिर्फ बनाता है, उसके ऊपर जो लोगो बोलेंगे जो बोलेंगे वो लिख देगा, वो खुद लिख देगा। कोई प्रिंटिंग करनी है, कोई नाम लिखना है, कोई लोगो बनाना है, कोई सिंबल जब सर प्राइवेट लेवल वाले सारे होलसेल वहाँ से लेते हैं, अलीबाबा से इसलिए लेते हैं अपने नाम से, अपने ब्रांड से। बिल्कुल, वो एक ही जगह से अगर 10 लोग अलग अलग लिस्टिंग के ऊपर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं ना, तो ये भी पॉसिबल है कि 10 के 10 एक ही सप्लायर से ले रहे हो। वो एक ही चीज होती है, वो बस अपना नाम है उसके ऊपर लगा देते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, होलसेल के अंदर जो होता है, होलसेल के अंदर अलीबाबा से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि होलसेल के अंदर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अलीबाबा जो होता है ना वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेच रहा होता है। अच्छा, फर्स्ट करें, कुछ लोग होते हैं वो लोग एक सवाल करते हैं इंटरव्यू के अंदर ना, वो बोलते हैं कि ना मुझे ब्रांड रजिस्ट्री करानी है, ना मुझे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है।
मतलब ये कि ना मुझे प्राइवेट लेबल के साथ काम करना है, ना मुझे होलसेल के साथ काम करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं अलीबाबा से खरीद के अमेज़न पे बेचूं। ऐसा पॉसिबल है? तो प्राइवेट लेबल करेंगे, नहीं, प्राइवेट लेबल नहीं करना। प्राइवेट लेबल भी नहीं करना। वो कर क्या रहा है, समझ आ ड्रॉप रही है? शिपिंग तो नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर रहा। ड्रॉप शिपिंग अलीबाबा से नहीं होती, ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस से होती है। दोनों डिफरेंट है। समझ आ रहा है? तो सवाल समझ क्वेश्चन आ रहा रिपीट है? करें। वो करना भी अलीबाबा से कर रहा है, प्राइवेट लेबल भी नहीं कर रहा। करना उससे होलसेल है। नहीं, होलसेल भी नहीं कर होलसेल नहीं रहा। करना। वो उससे मालूम नहीं है क्या। ऑनलाइन आर्बिट्राज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, वो चेंज हो जाती है पैकेजिंग। इधर तो वो बनवा ही आप रहे हैं, तो जिस पैकेजिंग में आप चाहेंगे वो रख देगा। सर वो FBM कर रहा है, FBA कर रहा है। FBA कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी खरीद के अब चाइना से एक यूनिट थोड़ी मंगवाएगा। चाइना से तो यूनिट्स मंगवा के अमेज़न पे भिजवा देगा ना। इस केस में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? वैसे सवाल क्या था यस सर, कुछ कि मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से करवा रहा है, प्राइवेट लेवल वो नहीं कर रहा है, प्राइवेट लेवल कर रहा है, होलसेल भी नहीं कर रहा है, होलसेल भी नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवा रहा है। और बोल अच्छा और आसान करता हूँ, वो उस प्रोडक्ट को किसी ब्रांड के नाम से नहीं बेच रहा। वो बोल रहा है कि बस ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, कोई भी ऐसी लिस्टिंग बना दो और बस उसको लाइव कर दो। कोई ब्रांड का नाम नहीं, कुछ नहीं, बस बोल रहा है कि चाइना से बनवाओ, वहाँ पे बेचो। तो बेचना कहाँ पे? यूएसए के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर, यूके के अंदर कहीं पे भी। सवाल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सवाल नहीं। बेच आएंगे Amazon पे बेच रहा है, पर कोई मॉडल सही। ये भी Amazon का कोई मॉडल है। ये मॉडल, ये अमेज़न का मॉडल नहीं है, ऐसे लोग बेचते हैं। ये मॉडल नहीं है और ये इतना पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन ये सवाल इंटरव्यू के टाइम पे बहुत लोग करते हैं। ये होता क्या है, नहीं मैं बताता हूँ। ये वाला जो मॉडल है, इसको बोलते हैं, जैसे ये प्राइवेट लेबल होता है ना जो हम अलीबाबा से करते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका कोई ब्रांड ही नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके छोड़ देते हैं और बेच देते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा इसका ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल है किचन की कोई कॉफी टेम्पर है। कॉफी टेम्पर पता है क्या होता है? वो जो कॉफी मशीन के अंदर लगता है ना, एक चीज, एक टूल होता है। अब वो एक ऐसी चीज है कि वो खराब होने वाली चीज ही नहीं है, वो 1 साल 2 साल तक भी रखी रहे तो मसला नहीं है। तो कॉफी का पाउडर डाल के अंदर वो मशीन होती है, उसको प्रेस करते हैं खाली, ठीक है। वो मशीन भी नहीं होती, इक्विपमेंट होता है, स्प्रिंग होता है उसके अंदर। अच्छा, तो ये जो अब उसने क्या किया, उसने वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा दी। करवाने के बाद अमेज़न पे लाइव चला के उसने कर दिया। अब उसने बोला कि कभी मेरा मूड होगा तो मैं पीपीसी चला लूंगा, कभी नहीं होगा तो ऐसे ही पड़ी रहने दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर अमेज़न पे रखी हुई है और आपने ऐड चलाया नहीं है तो बिकती नहीं है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आ ही जाता है। वो इस मेंटालिटी के साथ जा रहा है, तो इसको कहते हैं प्राइवेट व्हाइट लेबल। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल क्या है, अब जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम पे जो फेस मास्क थे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर लोगों ने बोला चलो ब्रांड रजिस्ट्री और दूसरी चक्करों में मुझे नहीं पढ़ना, फिर सिंपली चाइना से बल्क में मास्क बनवा के अमेज़न पे रखवा दिए। इस केस में सिर्फ मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग खुद आएंगे आके परचेज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ना, उनके पास तो इन्वेंट्री होगी नहीं, उनकी तो इन्वेंट्री खत्म हो चुकी होगी ऑलमोस्ट। इसकी वजह क्या है कि इन्वेंट्री इसलिए खत्म हो गई होगी क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है जब उसके पास नहीं है, लोगों को मास्क चाहिए भी, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर जाएंगे नीचे रैंडम चैनल्स के पास और वहां से जाने के बाद वहां से खरीद लेंगे। तो इसको कहते हैं, वो अमेज़न अलाउ कैसे करेगा उन्हें? कर देता है अलाउ, कर देता है। बिल्कुल। आप यहाँ से अपनी लिस्टिंग बना के 2 यूनिट पाकिस्तान से भिजवाना अलाउ कर देगा। अगर कोई ये भी सवाल करे ना कि पाकिस्तान से हम लोग एक चीज पहुंचाना चाह रहे हैं, वहाँ पे पहुंच जाएगी, सेल हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से हम लोग काम करते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें महंगा बहुत पड़ जाता है शिपिंग वहाँ पे, हमारी शिपिंग कॉस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पे दूसरे मसले भी है। अब यहाँ पे एक कंपनी थी पहले, वो वहाँ पे एक मसला था, जानने वाले एक दोस्त से मेरे उस कंपनी के अंदर, तो वो बता रहे थे उन्होंने किया क्या, पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करी तकरीबन 50-60 हज़ार डॉलर की, या शायद 1 लाख डॉलर तक की इन्वेंट्री उन्होंने पहुंचा दी अमेज़न पे। इवन उसकी लिस्टिंग के ऊपर जो कंटेंट उन्होंने लिखवाया था, 500-500 हज़ार डॉलर उन्होंने उस चीज़ के ऊपर खर्च किया।
वो इन्वेंट्री जब अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंची, हालांकि उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह सब करवा ली थी, लेकिन इंस्पेक्शन बनवाया भी पाकिस्तानी से, इंस्पेक्शन भी पाकिस्तानी से कराई। उसने पैसे पूरे लिए, किया गया कि वो जो प्रोडक्ट थी ना, वो जो वो थे हमारे पास बेड के जो तकिए होते हैं ना, वो थे, और जो बेडशीट्स होती हैं दोनों, वो दोनों उन्होंने बनवाई थी। दोनों के कलर्स अलग अलग थे, मतलब ये कि एक का अगर दोनों ग्रीन है ना, तो एक को डार्क कर दिया, एक को लाइट कर दिया। उसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया है। 2-3 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर टोटल उनके थे, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट सब खत्म हो गई। लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट से उनको फर्क नहीं पड़ा। क्यों सर, उनके मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला आ गया था? मैन्युफैक्चरिंग में मसला था ना, कि अगर वो बेडशीट जो है उसका जो वो है जो वेट कवर जो थे, हाँ। उनके कलर्स में फर्क था, अच्छा। और ऐसा पता है कि एक डार्क है तो एक लाइट है, उन्होंने कलर ही चेंज कर दिया। तो इस टाइप के मसले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं। प्रिंटिंग का मसला आ गया था। पाकिस्तान में यहाँ तक होता है कि टेक्सटाइल में लोग काम कर रहे होते हैं, टेक्सटाइल मिल के अंदर। जी। टेक्सटाइल मिल के अंदर अब लोगों का ये होता है कि आप बिल्कुल भी ना, आपको बहुत ज्यादा सही चल रहा होता है, क्योंकि अगर कपड़े पे ना कोई भी एक भी चीज धागा जरा सा कुछ भी दाग आ बहुत जाए जल्दी लगता है। हाँ। लोग वहाँ पे टेक्सटाइल मिल के अंदर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। अमेज़न पे 2020 के अंदर या 21 के अंदर बहुत मसले आए थे, टेक्सटाइल से लोगों ने एक्सपोर्ट करी थी, और यूएसए में लोग रिव्यूज डाल रहे थे कि इसके ऊपर निशान किस चीज के पड़े हुए। ये बहुत मसले आए थे, इस वजह से हम पाकिस्तान से नहीं करते। और दूसरी वजह वही है फिर कस्टम क्लियरेंस कोड, और ये अभी इलेक्शन होंगे, ये आप देख रहे होंगे रोड बंद करेंगे, कंटेनर लगा देते हैं। ये वही वाला। मेजॉरिटी कंटेनर ऐसे होते हैं जिसके अंदर सामान होता है, ये जबरदस्ती उठा के ले आते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल था। ऑनलाइन आर्बिट्राज सेम है हमारे होलसेल के मॉडल की तरह, पर डिफरेंस ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के अंदर कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हमारे पास ब्रांड अप्रूवल होती है, और हम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे होते हैं या ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम बोलते हैं बस हमें प्रोडक्ट मिल जाए कहीं से भी, बस हमारा काम हो जाएगा। हम प्रोडक्ट मिल जाए और अमेज़न हमें बेचना अलाउ कर दे बगैर अप्रूवल के, हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और खरीद के बेचना शुरू कर देते हैं बस। सर ये वाइट लेबल जैसी चीज हो गई। नहीं, वाइट लेवल नहीं होती, बेच हम यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है, लेकिन बगैर अप्रूवल के। वाइट लेवल पे ना आप कोई क्लेम नहीं कर सकता बगैर अप्रूवल की। कुछ प्रोडक्ट्स होती है, मैंने एग्जांपल दी थी जब हम लोग सेलर सेंट्रल वाला देख रहे थे लास्ट वीक में, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आया था कि अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ रहा था ना एक, तो वहाँ पे अप्लाई टू सेल की जगह ना सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब ये कि सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करें, अमेज़न आपको ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा कि आप जी। बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन उसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते। स्टार्टिंग में अगर इवन यहाँ तक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर कि थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है ना, तो उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बार हमारी जो अकाउंट होता है ना, अगर हमारा अकाउंट एक दफा चलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट अमेज़न पे बेची है ना, अमेज़न आपकी सेल्स हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी, तो अमेज़न आपको दूसरे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उस पे भी आपको ओपन करता रहता है, अलाउ करता रहता है कि आप उसको जाएं जाके ऐसे डायरेक्ट देख के बेच सकते हैं। तो वहाँ पे ये फायदा होता है। तो इसलिए अगर ब्रेक इवन हो रहा हो या अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो, बहुत ज्यादा नहीं, तो उस वक्त भी हम स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है एटलीस्ट हमारी इन्वेंटरी तो लैप हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंसेस है एफबी और एफबीएम के, दोबारा भी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। बीएसआर याद है सबको? इसका कोई मसला नहीं है। बीएसआर क्या था? बेस्ट जितना कम होता है वो उतना आपका प्रॉफिट होता है। इस कैटेगरी में जितना ज्यादा लो होगा मैक्सिमम 70,000 होता है। ठीक है, ये सेल्स ट्रेंड मालूम करने के काम आता है कि सेल्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज्यादा होगी, मुझे नहीं फिर अच्छा उसको सबसे जो बीएसआर की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 60,000 वो एक लिमिट हम लोगों ने बनाई दी है, वरना ये कि फिर कैटेगरी टू कैटेगरी हो जाता है। 60,000 हम ही लोगों ने बनाया हुआ था, लेकिन कैटेगरी पर अगर सर छोटी कैटेगरी है तो उसमें किस हिसाब से हम लोग देखेंगे बीएसआर? उसमें देखे ना, आपके पास कीपर का टूल तो होगा, आपको ये तो पता चल रहा है सेल्स कितनी है, जी। तो आप देख लेंगे इसका बीएसआर। अगर फर्स्ट करें बीएसआर है इस कैटेगरी के अंदर, आप देख लेंगे इसकी सेल्स होती है 500 यूनिट की महीने की, तो उसके बाद उसका बीएसआर चेक कर लें।
बीएसआर चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि बीएसआर इसका फर्स्ट है इस वक्त चल रहा है 10,000 और 500 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब 10,000 तक ये 500 यूनिट की सेल कर रहा है, यानी कि अगर 20,000 तक करते हैं बीएसआर चला गया तो 250 यूनिट सेल कर रहा होगा इस तरीके से, यानी कि 30 यानी वो वहीं पर हम कैलकुलेटर से फिर वो करेंगे। वो तो अंदाजा है ना, एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन की बेस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स याद है सबको? यस यस बाय बॉक्स याद है? सर जो ऐड टू कार्ट का जो बॉक्स होता है, ये होता क्या है? प्रोडक्ट का पूरा वो आता है कि कौन बेच रहा है, कौन कौन बेच रहा है, किसके पास बाय बॉक्स है, कितने का है। कितने लोग सेलिंग कर रहे हैं, सेलर कितने हैं। बाय में बॉक्स अमेज़न है, ब्रांड है और उसके साथ ये मिलता FBA है, कैसे? FBM है। सर अमेज़न पे इसीलिए सर, प्रोडक्ट जिसका- ज़्यादा अच्छी इसी तरह वो भी चेक करता रहता है। बाय बॉक्स मिलने को अमेज़न की टर्म में क्या बोलते हैं? बाय बॉक्स जो हमें मिलता है, रोटेट रोटेशन तो अलग चीज है। रोटेशन का तो मतलब ये है कि अमेज़न अपनी तरफ से घुमा रहा है, लेकिन अगर बाय बॉक्स आपको मिल गया तो उसका मतलब क्या होगा? उसकी टर्म जो यूज होती है वो टर्म क्या है? उसको बोलते हैं बाय बॉक्स को विन करना। विन करने का मतलब ये कि जिसके पास बाय बॉक्स उस वक्त मौजूद होगा ना, उसने बाय बॉक्स को विन किया है, सही है। उसके बाद ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बाय बॉक्स को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखे थे, अभी मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, सही है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले आप रुक के पूछ लें, सही है, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। उसके बाद हम लोग आए थे प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंटिंग का हम लोगों ने ये क्राइटेरिया बनाया हुआ था, या जो क्राइटेरिया था उसके बाद ये कैटेगरीज थी जिनके साथ स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद 3 मेथड से हम लोगों ने देखे थे। पहला मेथड जो था प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर मेथड क्या था याद है? सही है, कीपर से हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे? सर एक कैटेगरी वो फॉर्म जो था उसको अगर फाइनल फाइल में बोलो उसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर लगा के हम कीपर के उसको फिल कर रहे थे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था? रिवर्स सोर्सिंग का या सेलर स्निपिंग मेथड था। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सही है, क्या करेंगे? न्यू सेलर्स को न्यू टारगेट सेलर्स करते में हैं। डेटा देंगे और वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनको करेंगे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड के अंदर? प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। अच्छा, रिवर्स सोर्सिंग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब पोस्ट करते हैं ना, आज हम लोग जितनी भी वो कर रहे हैं ना वो जॉब से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है चीजें। बहुत सारे लोग जो जॉब पोस्ट करते हैं ना उन्होंने लिखा हुआ होता है रिवर्स सोर्सिंग, कि रिवर्स सोर्सिंग से करनी है। तो रिवर्स सोर्सिंग का जो वर्ड है ना वो आपको याद रखना है। रिवर्स सोर्सिंग होता क्या है? ऐसा ना हो कि आपको पूरा मेथड आता हो लेकिन आपको खाली नाम ना मालूम हो, आप बोलते हैं मुझे नहीं आता। रिवर्स सोर्सिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस है? जिसमें सेलर को ढूंढते हैं। नहीं वो सही है, सर हम दोनों प्रोडक्ट से में स्टार्ट जिसमें करते हैं, product सेलर से से- सेलर सीखते हैं। सही है। तो इसमें उसमें ज्यादा बेहतर कौन सा है? सर रिवर्स सोर्स। रिवर्स सोर्सिंग क्यों बेहतर है? सर उसमें आप एक प्रोडक्ट को देख लें, आप उनके सेलर्स के जाके और प्रोडक्ट्स भी आपके सामने आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? प्रोडक्ट सेलर जो क्या है? उसमें वर्क कर रहे होते हैं। सेलर होते हैं सही है। तो जो नए मतलब एक चेन बनती रहती है, एक पे सर आप चलेगा तो पहला दूसरे ढूंढ पे लेते हैं ना तो ठीक है। बाकी फिर वो चेन से मिलते रहते हैं। सही है, वो सही है। और क्या एडवांटेज है? कैटेगरी भी होती है इसके अंदर, एक कैटेगरी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा सर्च करनी नहीं होती है। ज्यादा सर्च नहीं करनी पड़ती, हमें हमारी जो क्राइटेरिया होता है उसमें मिल जाती है। और फायदा क्या है? सर ऐसे सेलर्स के पास और भी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिनमें कम चीज सही है। कम और चाहिए होगी। अलग-अलग कैटेगरी कैटेगरी होती है इसके अंदर। ठीक है। उसमें इजीली हो जाता है। सर क्या हो जाती है? एंट्रेंस हमारी इजीली एंट्रेंस का मतलब क्या है? मतलब हम उस प्रोडक्ट को जा सकते हैं। ज़्यादा इजीली आ सकते हैं। हमारी जो अप्रूवल होती है ना उस प्रोडक्ट Yes, की sir. वो इजीली मिल जाती है, क्योंकि अगर उसको क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल न्यू गई। सेलर्स बेच रहे हैं तो वो भी अप्रूवल लेके बेच रहे होंगे। तो अगर उनको अप्रूवल मिल सकती है तो चांसेस ये होता है कि हमें भी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो ब्रांड जो है वो न्यू सेलर्स को अप्रूवल दे रहा है। समझ आ रही है? यस सर। सर वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी तो ले रहे होंगे, इससे क्या पता वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लेंगे। अब ये तो आपके ऊपर है ना, रिसर्च कितनी करते हैं। रिसर्च ये तो आपकी रिसर्च के ऊपर है ना, आपके पास डेटा कितना है। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा अप्रूवल के चांसेस होंगे आपके पास। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ही एक होगा तो फिर तो अप्रूवल नहीं मिलेगी, मुश्किल है।
लेकिन अगर आपके पास 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर्स का डेटा होगा, 4-5 को आप अप्रोच कर रहे होंगे, फिर चांसेस है अप्रूवल मिलने। एक ही प्रोडक्ट के 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिल्कुल, वैसे 4-5 होते नहीं है, लोग ज्यादातर जो काम करते हैं 3 पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर इतने ज्यादा अगर उस पे चलेगा एक ही प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर निकालने पे, अगर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर निकाल रहे हैं तो फिर तो हो गया काम, एक इतने सारे निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर एक चीज़, वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर हमें क्लाइंट बोलता है कि मुझे मतलब बड़ा कस्टमर है, वो सेलर है, बड़ा सेलर है, तो हम तो फिर ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं ना, और बजट पे भी डिपेंड वो जा करता है। सकते हैं। अच्छा, 2 चीज है, क्लाइंट अलग है, जॉब अलग है। जॉब के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा होता है ना, हमें उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना होता है ज्यादातर। और क्लाइंट के केस में ये होता है कि क्लाइंट जो होता है ना, वो ज्यादातर चीजें आपके ऊपर छोड़ देता है। ये डिफरेंस है जॉब में और फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में वो आपको बाउंड नहीं करता किसी चीज के लिए, जॉब में वो आपको बाउंड कर सकता है कि आपको इसी मेथड पे चलना है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। फ्रीलांसिंग में बोलता है बस मेरा काम कर दो, जैसे भी करो। और दूसरी चीज ये होती है कि फ्रीलांसिंग के अंदर ही वो, जैसे उन्होंने टाइमिंग पूछी थी ना मुसल भाई ने, टाइमिंग वगैरह पूछी थी? हमने बोला नहीं। नहीं नहीं पूछी थी। तो अगर वो टाइम पूछे ना कभी भी कोई भी फ्रीलांसिंग के अंदर, तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप टाइम बाउंड नहीं होते। उन्होंने ये पूछा था तरीका क्या है काम करने का, आप किस वे में काम करते हैं। सही है। नहीं, एलसी तो वो तो बात कर, उन्होंने अपना मॉडल क्लियर नहीं किया था ना। उन्होंने बोला मैं डिटेल आपको बताऊंगा, मतलब और बताएंगे। बताएंगे जब पहला मैसेज आया था ना, उसके बाद उन्होंने अच्छा, भूल गए उसे। अच्छा, खैर, तो होता क्या है इस केस के अंदर, क्या बोला था मैं? बड़ी काम की बात बोल रहा था, भूल गया। 1 मिनट अभी आ जाएगी। क्या आप हम लोग क्या बात कर रहे थे? सर इसी रिवॉर्ड सोर्सिंग के बारे में बात कर रहे थे, सेलर आईडी। नहीं, सेलर आईडी नहीं थी वो, लेकिन हाँ रिवर्स सोर्सिंग के अंदर जो हमारे अप्रूवल के चांसेस होते हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में ना वो आपको कभी भी टाइम बाउंड नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि ये मेरा काम है, ये काम आप करके दे दें। अच्छा, अपवर्क पे ये होता है कि अपवर्क पे जब भी आप काम करने बैठेंगे तो टाइमर आपको ऑन करना पड़ता है। ये अपवर्क की कंडीशन है, लेकिन वैसे नहीं होता है। लेकिन अपवर्क पे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं करें तो बेहतर है। और फाइबर पे फाइवर सैचुरेट हो गया है। फाइवर तो बिल्कुल ही वो हो गया है, फायदा नहीं है फाइवर का। लिंक्डइन सबसे बेहतरीन है सर ये आप अमेजोन के लिए बोल रही है? सब चीजों के लिए। लिंक्डइन के ऊपर जितना काम इस वक्त आ रहा है ना, उतना कहीं पे भी नहीं आ रहा। नहीं, फाइबर सब चीजों के लिए वो होती है या नहीं? नहीं, फाइवर ओवरऑल अगर देखा जाए सैचुरेट हो गया है। उसकी वजह है कि फाइवर पे हर दूसरा बंदा फाइवर पे 3-3 4-4 अकाउंट बना के बैठा हुआ है। वो अलग बात है, फाइवर अलाउ नहीं करता एक से ज्यादा अकाउंट, लेकिन वो लोग नाम बदल के और इंटरनेट कनेक्शन बदल के इस तरीके से लोग कर रहे हैं। सर प्रोडक्ट हंटिंग की जो क्राइटेरिया आपने बताया था उसकी एक स्लाइड एक दफा दिखा दें। किस चीज की? प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया आपने दिया था प्रोडक्ट हंटिंग का जो अभी क्राइटेरिया आप सर सेकंड लास्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है। सर एक- प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया तो मैं मैंने ग्रुप पे भी डाला था मैंने। ये सर, आपने शायद 3 चीजें डाली थी। स्लाइड आपने 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। जी सर। बाकी सारी चीजें तो ये है कि जैसे जैसे फॉर्म पे आगे आपको प्रोसीड करते रहेंगे उसको देखते रहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं ना, ब्रांड अप्रूवल के, वो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि न्यू सेलर वगैरह। और नेक्स्ट मेथड था सप्लायर डेटा शीट। सप्लायर डेटा शीट याद है क्या था? यस सर, सप्लायर ढूंढते हैं। सर आप गूगल से या उससे वो ढूंढिए। डिस्ट्रीब्यूटर की शीट बना, डिस्ट्रीब्यूटर की सही है, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं और उस प्रोडक्ट को फिर उसके बाद की शीट के अंदर चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, क्राइटेरिया तो सही है, लेकिन चेक करते कैसे हैं? क्राइटेरिया तो बस स्कैन अनलिमिटेड वाला जो टूल था, उस टूल के अंदर हम अपनी शीट को रन करते हैं, वहां से हम लोग जाके चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। अच्छा, एक और मेथड भी बताया था, बल्कि एक नहीं 2 मेथड और गूगल बताए। मैप से सर्च करने की सुविधा है। हाँ? गूगल मैप से रैंडमली सर्च करने। सही है। और ट्रस्ट पायलट पे चेक करिए। ट्रस्ट पायलट पे तो वेरीफाई करते हैं। ट्रस्ट ट्रेड पायलट शो से ट्रेड शो बताया था आपने। ट्रेड शोज भी था, और एक गूगल सर्चेस था। और सही गूगल है। मैप से सही है। सही। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर का बताएं, ये एक ही चीज एक ही चीज़ है। है, एक ही चीज है। तो जैसे कि बोलते सप्लायर भी डिस्ट्रीब्यूटर भी, क्या फर्क कुछ भी नहीं है ना। कोई भी फर्क नहीं, अलग-अलग नाम है, एक ही चीज़ है। अच्छा, स्कैन अनलिमिटेड। मैंने लिखा हुआ है ये अच्छा, उसके बाद ये वही सारा काम है।
स्कैन अनलिमिटेड। ये सब देख चुका है। अच्छा ये वाले अभी जो आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट बोला था लास्ट क्लास में, याद है वो? सर कैसे सबमिट कराना है? वो जो ना जो भी प्रोडक्ट निकाले 5 प्रोडक्ट्स बोली थी ना मैंने, जी सर। तो वो इस फॉर्मेट पे बना लिएगा। वैसे तो ये फाइल में डाल ही दूंगा, लेकिन उसको एक काम करें, आप ये वाली हेडिंग देना, खाली ये कॉपी कर लेंगे कौन सी चीजें डालनी है, ये वाली डालिएगा। एडीसी और वेरिएशन ये जो टॉप वाली है ना, खाली इसको लिखने के बाद नोट करें ये। और कोई भी अगर वो मांगे ना, पोर्टफोलियो जो मांगता है आपसे, तो उसमें ये चीजें जाती हैं। क्या नोट करना है? यस सर। सर ये आप पहले से वर्क करके रखते हैं, ये ढूंढ के जब भी कोई मतलब आप ब्रांड अप्रूवल लेके रखते हैं? ब्रांड अप्रूवल वगैरह मैं काम ही नहीं करता, पहले करता था। सर डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे ये लिस्ट बनाई हुई है आपने, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया, अभी इसमें अप्रूवल नहीं लिया है? नहीं अप्रूवल है, ये वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर है जो अलाउ कर रहा है, ये ओपन है। आपने मतलब इस पर जैसे वर्क कर लिया, आपने कॉल कांटेक्ट करके उनसे बिल्कुल अप्रूवल लिया हुआ है? बिल्कुल। तो सर हमें भी फिर ये करना पड़ेगा। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं ना, आप ओपन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाएं, जो डायरेक्ट टैटू कार्ड का ऑप्शन दे रहा है ना, बगैर कॉल किए आप उसके साथ जाएं। तो वो तो बड़े सेलर को देगा, वो तो नहीं, उनको नहीं, देगा ना कि अमेज़न उनको देगा ना, जो सेलिंग का जिनका रैंक अच्छा होता है। नहीं वो ये होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को जब लोगों ने देखा था ना, वो कौन सा था सर वो ब्यूटी कैटेगरी का था, उसके अंदर था ना कि वो डायरेक्ट टैटू कार्ड Yes. का ऑप्शन दे रहा था, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर अगर मिल जाए तो वो सर आगे हो गया। आगे कर सर जैसे दराज है, दराज तो बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, इसी तरह हमें भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे मिलता है, सेलर ऐसे मिलता है, तो क्या उनसे हम ले सकते हैं बल्क में? दराज से क्यों लेंगे आप? नहीं दराज नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आपको मैंने आपको एक प्रोडक्ट भेजा था मेरी उसका मैंने प्रोडक्ट भेजा था, तो वो एक वो है प्लेटफॉर्म है, जैसे दराज उधर बहुत सारे सेलर आके भेजे थे, चेक करो। ये इस तरीके की शीट बना के ना सब रख लेगा, और अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ये एसएन का कॉलम, ये कैटेगरी एसएन का कॉलम और बीएसआर, ये दोनों डिलीट कर देगा। ठीक है, सही है। और ब्रांड का नाम है यहाँ पे, हाँ, एसएन, ब्रांड और बीएसआर, ये तीनों कॉलम्स या तो डिलीट कर देगा, या अगर डिलीट नहीं करते ना तो कोई ऐसा बॉक्स हाइड कर दिएगा, ताकि उसको ये भी नजर आ जाए, लेकिन हाइड ऐसे नहीं करिएगा कि वो वहाँ पे जाए अनहाइड कर दे तो उसको नजर आ जाए। तो उसके बाद ना ये वैसे छुपाना होता है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है ना, फिर ये दिखा देंगे ये वाली प्रोडक्ट है, फिर अगर वो इससे एग्री आपको कार्ड देखो तो उसमें भी अच्छा था, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, काफी सारे डिटेल्स कौन सी वाली डिटेल, मैंने आपको बोला था सर कोई इशू आ रहा होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, जी सर, जी सर, कितना अप डाउन हो रहा है, सब कुछ आ रहा है उसके अंदर। ये सब ब्रांड के ये अप्रूवल किसने भेजा था? भी दिखा मैं आपको। पता नहीं, मैं देख लूंगा। ठीक अच्छा, है, सही है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं,